गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है जब अपन फील्ड को चेंज करें और जो फ्रीक्वेंसी बाहर से देंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको अपन क्या रखें, कांस्टेंट। इस मेथड को कहते हैं फील्ड स्वीप मेथड, फील्ड स्वीप मेथड। ओके। और सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था जब अपन जो अपन बाहर से रेडियो वेव देंगे उसको तो अपन चेंज कर सकें, उसको अपन वेरी कर सकें, और जो फील्ड है उसको रखें कांस्टेंट। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। ओके। तो मान लो अगर अपन पहले मेथड की बात कर रहे हैं, इसमें अपन क्या चेंज कर रहे हैं, फील्ड चेंज कर रहे हैं। ओके। अब अपन फील्ड अगर चेंज कर रहे हैं तो जहाँ तक अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो कैसा स्पेक्ट्रा आना चाहिए कि मान लो जैसे ये CH3 है, ये इथेनॉल है, तो इसमें CH3 का जो सिग्नल है वो किसी एक फील्ड पे आना चाहिए। जैसे एक फील्ड पे आना चाहिए, गॉस में लिए मैंने वैल्यू, ठीक है। और CH2 का भी फिर फील्ड दूसरी किसी फील्ड पे इसका सिग्नल आना चाहिए। जैसे मान लो मैं ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नल गॉस वैल्यूज़ में आना चाहिए, लेकिन जो आपका स्पेक्ट्रा है वो ना तो फील्ड की फॉर्म में सिग्नल देता है, ओके, ना ही दूसरा जो मेथड है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं तो जो सिग्नल है प्रोटॉन्स का वो हर्ट्ज़ की फॉर्म में यहाँ पे अपन को दिखना चाहिए कि एक सिग्नल अगर CH3 का मान लो कुछ मेगा हर्ट्ज़ पे आ रहा है तो दूसरे CH2 का भी थोड़े डिफरेंट मेगा हर्ट्ज़ में वैल्यू दिखा रहा होगा। लेकिन हमें ये दो स्पेक्ट्रा में हमें दोनों ही यूनिट्स में सिग्नल नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? डायरेक्ट वैल्यूज़ क्यों नहीं लेते जो हम वेरी कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी की देखो तो फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्ज़ में और वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जो डिफरेंस होता है किन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच में वो बहुत कम होता है। इसलिए इतनी बड़ी वैल्यूज़ में कम डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो स्पेक्ट्रा है उसको हम एक्यूरेसी के साथ नहीं ले पाते। ऐसा ही फील्ड में है, अगर आप फील्ड चेंज करते हो कि एक प्रोटॉन के लिए ज़्यादा फील्ड आ रही है या एक के लिए कम आ रही है, तो भी वो जो डिफरेंस होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और स्पेक्ट्रा जो है उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, वो क्लियर नहीं आएगा। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रा है वो लिया जाता है एक रेफरेंस कंपाउंड के साथ, वो अपन लेते हैं TMS। TMS होता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये एज ए रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है NMR में। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते, तो हम जो रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हम ज़ीरो मानते हैं, बल्कि ज़ीरो उसका होता नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम हाइड्रोजन को ज़ीरो मानते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे एक रेफरेंस कंपाउंड मान रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं TMS। TMS जो है वो है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये हो गया सिलिकॉन, और इसके यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ओके। ये जो TMS है इसको हम मानते हैं एज ए रेफरेंस कंपाउंड। इसमें 12 हाइड्रोजन्स हैं, और ये जो सिलिकॉन होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये इनको देगा आराम से इन CH3 को। तो इन सभी प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अगर बढ़ जाता है तो वो शील्ड करते हैं, बाहर से आने वाली फील्ड को न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने देते, तो हमें ज़्यादा फील्ड देनी पड़ेगी। तो हमने ये एक ऐसा कंपाउंड ले लिया है जिसमें हमें मैक्सिमम फील्ड बाहर से देनी पड़ेगी अगर हमें इसे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करवाना है तो, ठीक है। ओके। TMS की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसे हमने रेफरेंस कंपाउंड लिया है? देखो,
देखो TMS की एक तो ये विशेषता है कि इसमें 12 प्रोटॉन्स होते हैं, तो अपने जो सिग्नल आता है ना NMR के अंदर, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स एक तरीके के होंगे उतना बड़ा सिग्नल आएगा। तो इसका एक तो सिग्नल बहुत लंबा हाई इंटेंसिटी का बड़ा आता है, प्लस ये हाईली शिंडलेड है तो स्पेक्ट्रा में ये एक तरफ आता है यहाँ पे, और जो भी होंगे वो इसके आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ही होंगे। ये अपने एक तरफ एक बहुत बड़ा सिग्नल आता है जिसे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि TMS जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 26.6 डिग्री। तो इसलिए अगर आप किसी कंपाउंड के साथ TMS को मिक्स करते हो उसका NMR लेने के लिए, उसके बाद में अपन TMS को आराम से वॉलेटाइल आराम से उसको बॉइल करके उसको एवोपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तीसरा पॉइंट, TMS जो है वो रिएक्टिव नहीं होता ज़्यादा। किसी कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड के साथ आप इसको मिला के इसका स्पेक्ट्रा अगर लोगे तो उस कंपाउंड के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, इसलिए TMS जो है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो TMS जो है वो एक रेफरेंस लिया जाता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, मान लो आपने TMS को आपने लिया है रेफरेंस और अपन काम कर रहे हैं 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो अपन ये मानते हैं कि जो TMS है वो मान लो अपन ने फील्ड दी और वो मान लो 60 मेगाहर्ट्ज से रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और एक और कंपाउंड जिसका अपन NMR स्पेक्ट्रा लेना चाहते हैं, उस कंपाउंड में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी किसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। वो जिस फ्रीक्वेंसी, वो भी मान लो किसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, एनी फ्रीक्वेंसी, वो कंपाउंड भी किसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, जब TMS 60 पे कर रहा है और वो कंपाउंड किसी एनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आप मान लो कि है 162 हर्ट्ज। या आप कंपाउंड को ब्रोमोमिथेन ले सकते हो यहाँ पे, ये कंपाउंड है मान लो, और ये कंपाउंड जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है वो TMS से 162 हर्ट्ज दूर है, ओके। समझ में आ रही मेरी बात। अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, NMR इंस्ट्रूमेंट, जो कि 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव अपन बाहर से दे रहे हैं फिक्स, उस पर वो काम करता है। तो हमने इस तरह से उसको फिक्स किया कि TMS जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेट कर रहा है, ओके। दूसरे कंपाउंड जो है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी TMS से 162 हर्ट्ज दूर है। यहाँ पे हर्ट्ज आएगा डिफरेंस, क्योंकि दोनों मेगा हर्ट्ज में होंगी, तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, हर्ट्ज में। 162 हर्ट्ज दूर है। लेकिन मान लो कोई दूसरा साइंटिस्ट इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा 60 मेगाहर्ट्ज पे ना लेके 100 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट पे ले रहा है। तो 100 मेगाहर्ट्ज वाले पे अगर वो लेगा तो फिर वो TMS वहाँ पे कितनी मेगाहर्ट्ज पे करेगा, 100 मेगाहर्ट्ज पे करेगा। और जो कंपाउंड है उससे उसका जो डिफरेंस होगा, जो कंपाउंड जिस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा वो फ्रीक्वेंसी TMS से कितनी दूर है वो तो हम डिफरेंस से ही निकालेंगे। तो वो जो डिफरेंस होगा वो मान लो आ रहा है 270 हर्ट्ज, क्योंकि देखो जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो अगर इस तरीके से होगा तब तो हर प्रोटॉन का हर साइंटिस्ट अलग अलग वैल्यू बताएगा, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू बताएगा। 60 पे कर रहा है तो उसके प्रोटॉन जो है वो TMS से 162 हर्ट्ज दूर है, और अगर कोई 100 मेगाहर्ट्ज पे कर रहा है तो वही प्रोटॉन 270 हर्ट्ज दूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक वैल्यू क्या हो, यूनिवर्सल वैल्यू आए। उस यूनिवर्सल वैल्यू के लिए करते क्या है अपन कि भाई अपन उस यूनिवर्सल वैल्यू को कैसे निकालते हैं कि सभी लोग एक ही तरह की वैल्यू डिटेक्ट करें किसी एक प्रोटॉन के लिए कि वो TMS से कितना दूर है। उसके लिए आप देखो 60 मेगाहर्ट्ज पे मान लो कोई प्रोटॉन, जो दूसरा प्रोटॉन है वो TMS से कितना दूर है, 162 हर्ट्ज। ये है TMS से डिफरेंस, 162 हर्ट्ज दूर है जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज या जब TMS 60 मेगाहर्ट्ज पे है।
लेकिन मान लो TMS अगर 1 मेगाहर्ट्ज पे कर रहा होता तो ये सिग्नल कितना दूर होता, 162/60। ओके, 162/60 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ना, ये 2.4 समथिंग आएगी, इतना दूर होता, या 2.7 समथिंग आएगी, इतना दूर होता। यही चीज़ आप 100 वाले पे कर लो कि भाई 100 मेगाहर्ट्ज पे अगर TMS है तो डिफरेंस आ रहा है 270। तो अगर 1 मेगाहर्ट्ज पे TMS होगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 270/100। तब भी वैल्यू क्या आएगी, 2.7। तो हमने दोनों प्रोटॉन्स को हमें सेम वैल्यू मिल गई, चाहे हम किसी भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट पे काम करें, चाहे हम 60 पे करें, चाहे हम 100 पे करें, हमें उस प्रोटॉन की 2.7 मिली। ये 2.7 वैल्यू कब मिली, जब हम ये मान रहे हैं कि TMS 1 मेगाहर्ट्ज पे, जो TMS है वो 1 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेट कर रहा है, तब जो हमें वैल्यू मिली वो 2.7 मिली उस प्रोटॉन के लिए। ओके, ये जो अपन को ये जो तरीका है, इसी तरीके से अपन निकालते हैं केमिकल शिफ्ट। आप बुक्स में केमिकल शिफ्ट का जब फॉर्मूला देखेंगे ना, तो केमिकल शिफ्ट को बताया गया है डेल से, और डेल इज इक्वल्स टू होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, है ना, और वो लिखा रहता है यहाँ पे हर्ट्ज अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो लिखा होता है मेगाहर्ट्ज। तो देखो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है क्या, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या हो गया TMS, माइनस जो भी आपने सैंपल या जो भी कंपाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो इन फॉर्मूले में भी तो अपन यही कर रहे हैं। 162 क्या है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया 162 क्या है कि जब वो 60 मेगाहर्ट्ज पे घूम रहा है तो वो प्रोटॉन 162 मेगा, दूसरा कोई प्रोटॉन है वो 162 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है दूसरे वाले प्रोटॉन की। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 162 ही लिखा हुआ है। ये जो डिफरेंस है TMS और दूसरा प्रोटॉन जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 162। और नीचे आपने लिख दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, आप 60 पे करना चाहते हो तो 60 लिखो, है ना, और 100 पे करना चाहते हो तो 100, नीचे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये जो आएगा ये आएगा डेल, और ये डेल वैल्यू आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड हो जाता है, सब पे ये कॉमन ही वैल्यू देगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट की वो जो प्रोटॉन है वो TMS से कितना दूर एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज डिफरेंस। ओके, ये जो है इसको हम लिखते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो तो आएगा हर्ट्ज में, और नीचे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो किस में है, मेगाहर्ट्ज में। तो हर्ट्ज कट जाएंगे, मेगा का मतलब क्या हो गया है 10⁻6, तो 10⁻6 है, तो इसका मतलब ये जो डेल वैल्यू है ये पार्ट्स पर मिलियन में ही है, तो इसलिए डेल जो आती है वो आती है हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में। और अपना जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें अपन ऐसे लिखते हैं, TMS को हम मानते हैं 0 पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट्स पर मिलियन, इधर की तरफ बढ़ती जाती है। और ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये बता रही है कि TMS से वो जो दूसरा प्रोटॉन है वो कितना दूर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, दिस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। तो ये बहुत वैसे तो सिर्फ केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन ही बहुत है, लेकिन बेटर है आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्यों अपन ppm में ले रहे हैं, डायरेक्ट उस फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेगाहर्ट्ज में बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, जिनमें अगर हम प्रोटॉन्स के बीच में, दो प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो बहुत कम होता है, तो हमारा स्पेक्ट्रा क्लियर नहीं आता। इसलिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस लिया, रेफरेंस है TMS। TMS जो है उसको मान लिया हमने कि वो 60 मेगाहर्ट्ज पे अगर अपन काम कर रहे हैं तो मान लो TMS 60 मेगाहर्ट्ज से घूम रहा है, तो दूसरा प्रोटॉन उससे कितना दूर घूम रहा है। हमने एक ब्रोमोमीथेन का एग्जांपल लिया, हम बोल रहे हैं मान लो वो प्रोटॉन 162 हर्ट्ज दूर, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है TMS की और उसकी, वो 162 का है।
ओके, तो 162 हर्ट्ज दूर घूम रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि 100 मेगाहर्ट्ज पे वो डिफरेंस दूसरा आ जाएगा, तो एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं रहेगी। इसको यूनिवर्सल करने के लिए आप क्या करोगे, आप 1 मेगाहर्ट्ज पे निकालो। 1 मेगाहर्ट्ज पे जब आप निकालोगे तो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहे हो उस डिफरेंस को उस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, तो वो जो वैल्यू होगी वो हर जगह यूनिवर्सल होगी। इसे ही हम बोलते हैं डेल। डेल होता है केमिकल शिफ्ट, जो कि रेशियो होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस से सैंपल के बीच में की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो हमेशा हर्ट्ज में आएगा। ओके, और नीचे आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो जो आपका डेल है केमिकल शिफ्ट है वो पीपीएम में आ जाएगा। ओके, दिस इज केमिकल शिफ्ट। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और मेन केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन यही है कि कोई सिग्नल टीएमएस से कितना दूर एब्जॉर्ब करता है या टीएमएस से वो कितना दूर है, यही होता है केमिकल शिफ्ट। ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगी सिग्नल्स के बारे में। जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें प्रोटॉन्स जो हैं उनका सिग्नल आता है। बार बार मैं सिग्नल की बात कर रही थी स्पेक्ट्रा के अंदर। वो सिग्नल कितने आएंगे, कैसे पता चलेगा कि कितने आएंगे, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में सिग्नल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं? देखो, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होते हैं जिनके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उस कंपाउंड में वो सेम हो, या आप कह सकते हो ऐसे प्रोटॉन्स जिनकी बॉन्ड लेंथ या जिस बॉन्ड एंगल पे वो हैं वो सेम हो, उनके नेबरिंग ग्रुप्स सेम हो। ओके, उसे हम बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसे कि ये मान लो ये CH3 है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये प्रोटॉन जो है ये एक कार्बन से अटैच है ना। इसका सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन। ठीक है, प्लस कार्बन से अटैच है, प्लस 2 हाइड्रोजन्स है यहाँ पे, और दूसरा ग्रुप क्या है CH2OH। ये एनवायरनमेंट इसका कि एक कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक क्या लगा हुआ है CH2OH। ठीक है, अब आप इस प्रोटॉन को देखो, इस प्रोटॉन पे भी तो यही है, ये इस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से ये अटैच है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और CH2OH। तो कार्बन से अटैच है, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक CH2। तो ये तीनों प्रोटॉन्स सेम ही होंगे। एक कार्बन से जब आप अटैच प्रोटॉन्स को देखोगे तो वो तीनों प्रोटॉन्स हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट ही होंगे, और उनकी केमिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उनकी डेल वैल्यू हमेशा सेम होगी, वो सेम डेल वैल्यू पे सिग्नल देंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रा में बताया ना कि यहाँ पे अपन डेल वैल्यू लेते हैं जो कि ppm में होती है, तो उनकी डेल वैल्यू सेम होगी। ये है कि सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा एक जैसे होंगे। ओके, तो इनकी डेल वैल्यू सेम होगी, इनका केमिकल शिफ्ट जो है TMS से सेम होगा, किनका? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का। अच्छा, एक कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन्स ज़्यादातर केमिकली इक्विवेलेंट ही होते हैं, सिर्फ 2 कंडीशंस में नहीं होते। कौन सी हैं वो 2 कंडीशंस? कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं, ओके, यहाँ पे अगर मैं कोई कायरल कार्बन लगा दूँ, ओके, ये मैंने एक कायरल कार्बन लगा दिया, ठीक है, या मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो अगर ये कार्बन जो है कायरल है, क्यों? क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इस केस में ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री इन दोनों प्रोटॉन्स को एक एनवायरनमेंट नहीं देती। तो ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं, ये अगर A पे सिग्नल दे रहा है तो इसको हम B बोलेंगे, इसको अगर A बोलेंगे तो ये B, ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन पे जुड़े दोनों प्रोटॉन्स
एक तो ये कंडीशन है कि पास वाला कार्बन अगर कायरल है तो वो उसको सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हमेशा अलग होंगे। दूसरा, एक कार्बन पे जुड़े हुए प्रोटॉन्स कब अलग हो सकते हैं? जब वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे HH लगाए, लेकिन इधर की तरफ ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, यहाँ मैं लगा रही हूँ H और Cl। अब आप देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसके सिस में है H और ट्रांस में है Cl, लेकिन इस हाइड्रोजन के अगर अपन देखें तो इस हाइड्रोजन के सिस में Cl है, सिस में Cl है और ट्रांस में क्या है? H। तो आप ये देखो सिस का डिस्टेंस कम होता है, ट्रांस का ज़्यादा होता है, तो इसके सिस में H है तो H से ज़्यादा इफेक्ट होगा और ट्रांस दूर है। यहाँ पे सिस Cl है तो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में होंगे जबकि एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन से जुड़े हुए दो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे, मतलब वो एक जगह सिग्नल नहीं देंगे, अलग अलग जगह सिग्नल देंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो एक सिंपल मॉलिक्यूल में एक कार्बन से जुड़े हुए सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल की जो अपन पहले एग्जांपल कर रहे थे CH3 CH2OH, उसमें जो आपका CH3 CH2OH, ये CH3 सब एक ही सिग्नल देंगे, वन सिग्नल, बिकॉज ऑल आर केमिकली इक्विवेलेंट। अब देखो आप इस CH2 के हाइड्रोजन्स को देखो, सेंट्रल एटम तो इन्हीं की तरह कार्बन ही है, ठीक है, लेकिन इस कार्बन पे दो प्रोटॉन जुड़े हुए तो अलग हो गया। यहाँ तो तीन थे, यहाँ दो प्रोटॉन जुड़े हुए, दो ग्रुप्स कोई और हैं, एक CH3 है एक OH है, ठीक है, नेबरिंग एटम्स भी अलग हैं। तो ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं इनका आपस में तो एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि एक ही एटम से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन वालों से डिफरेंट है, तो ये अदर सिग्नल देंगे या सेकेंड सिग्नल देंगे। ठीक है, ये अपना एक सिग्नल देंगे, वन सिग्नल देंगे, लेकिन वो क्या होगा? डिफरेंट होगा इनसे। अब ये OH वाला तो एकदम ही डिफरेंट है क्योंकि इसका तो सेंट्रल एटम ही कौन हो गया? ऑक्सीजन, तो ये अपना अलग सिग्नल देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्नल आएंगे अल्कोहल के अंदर। ओके, आप ये देखिए, आप देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हुए भी एक ही सिग्नल देगा, वो भी बड़ा सारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि ज़्यादा है एक जैसे, क्योंकि सभी प्रोटॉन्स एक देते हैं, सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सभी के पास वाले ग्रुप्स जो है वो CH2, ये जो है ये क्या हो जाएगा? CH ग्रुप प्रेजेंट है दोनों तरफ, सभी एक जैसे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ इथेन में भी आप ये देखो, ये 3 प्रोटॉन्स, इनके इधर CH3 है एक ग्रुप, ठीक है, इधर CH3 है, तो इन प्रोटॉन्स के लिए इधर की तरफ CH3 है, सब सेम है, तो ये 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो एक ही जगह सिग्नल देंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मोर डिस्कस अबाउट दीज सिग्नल्स। थैंक यू।